नमस्कार साथियों। आपके बीएसटीसी पीटीटी का एग्ज़ाम है 30 जून को। तो आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा और 2 दिन बाद 9 जून को अपने पीटीटी का एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश में अपने टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी पूरी ग्रामर अपने कोर्स में है। तो हम आज उसी एक टॉपिक की बात करेंगे, टेंस की। आपने 11वीं 12वीं बीए इन सब में आपने टेंस पढ़े हैं। हम केवल उसका बेसिक पढ़ेंगे भी। अपने पास टाइम भी कम है तो थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आते हैं हम उसी की बात करेंगे। आप लोग जानते हो टेंस अपने 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना प्रेजेंट टेंस, एक होता है अपना पास्ट टेंस, एक होता है अपना फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो अपन कुछ भी कर रहे हैं वो अपना प्रेजेंट में आता है। जो हमने भी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले किया वो अपना पास्ट टेंस में आता है। इसके अलावा जो अपन आने वाले समय में करेंगे, जैसे अपना 9 तारीख को एग्जाम है पीटीटी का, तो वो होगा फ्यूचर टेंस में। अब ये अपने 3 प्रकार के अलावा इनको भी हम 4 प्रकार के बांटते हैं। हम आज बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार की। आप जानते हो ये 4 प्रकार कौन से हैं? पहला होता है इंडेफिनेट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार अगर पास्ट की बात करें तो ये बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी 4 प्रकार होंगे। वो होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान होती है ताहे, तीहे, तेहे, ताहू। ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में, अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह खाना खाता है, यह है हिंदी का वाक्य, वह खाना खाता है। तो जो सबसे पहले आ रहा है वह ये होता है अपना सब्जेक्ट। जो भी कार्य करने वाला होता है उसको बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट जो भी क्रिया होती है, जो भी अपन काम करते हैं वो कहलाती है अपनी वर्ब। और वर्ब से संबंधित जो भी अपना काम करते हैं वो अपना कहलाता है ऑब्जेक्ट, कर्म। किसी भी टेंस सेंस में दो चीजें तो जरूर होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके साथ उसकी क्या हो जाती है, अपने ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका वाक्य बनाएंगे, वह को बोलते हैं पुल्लिंग है तो बोलते हैं ही, खाने खाने को बोलते हैं इट। और आप लोग जानते हो जब कर्ता एक वचन होता है तो अपने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में एस या एस का प्रयोग करते हैं और खाने को बोलते हैं फूड। तो ये बनेगा ही इट्स फूड। इसी प्रकार हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, ये सब वाक्य किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हमने देखा कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट, वन नेम, ये अपने सिंगुलर कर्ता होते हैं। प्लूरल में आते हैं आई, यू, वी, दे और टू नेम्स। दो या दो से ज्यादा कोई भी नेम होंगे वो अपने होंगे प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ही जो अपना सिंगुलर वर्ब है और एक प्लूरल वर्ब हो है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रयोग में करते हैं। तो अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपन एक 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है एफर्मेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। एक होते हैं अपने नेगेटिव। तीसरा होता है अपने इंटरोगेटिव। चौथा होता है अपने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, जब हम एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में नोट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें नोट नहीं हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हो, वह वाक्य होता है अपना एफर्मेटिव वाक्य। एफर्मेटिव वाक्य में मात्र दो टेंस, इन तीन टेंसों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मात्र एक दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधे किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये देखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आएगी। तो अपन जब एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं वीपस्ट या वीपस्ट में एस या ईएस। फिर अपने सामने समस्या ये आती है कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। जब अपने पास कोई वर्ब हो जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स तथा जेड आता है, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको, क्या कहता हो? एस आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, ओ आता हो, एक्स आता हो और या जेड आता है, और कर्ता अगर अपना सिंगुलर है, कर्ता कौन सा होना चाहिए? अपना सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो एफर्मेटिव वाक्य बनाते समय हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का। तो जब ये है अपने पास पांच, याद रखना, एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड, तो अपन किसका यूज करेंगे? ईएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ईएस का। जैसे हमने लिखा ही ईट्स फूड, यहाँ पे हमें न तो एस दिख रहा है, न डबल एस आ रहा है, न एस एच आ रहा है, न सी एच आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा तो अपन करता है एक वचन अपना ही, तो किसका यूज करेंगे? केवल एस का। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर करता है एक वचन है और वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, ओ, जेड, एक्स आ रहा है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। अगर ये नहीं आ रहे हैं और कर्ता एक वचन है तो एफर्मेटिव वाक्य में किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। वो होती है डू और डज। अगर कर्ता अपना सिंगुलर है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और अपना कर्ता प्लूरल है, सब्जेक्ट, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? डू का। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब वो डू और डज का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्य में नहीं किया जाता है। केवल जब अपन नेगेटिव वाक्य बनाते हैं या इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, तभी हम इस हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अपन डू या डच का यूज नहीं करते हैं। अगर एफर्मेटिव वाक्य होगा तो केवल हमें वर्ब का प्रयोग करना है, डू और डच का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम उसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करेंगे, तब हमें हेल्पिंग वर्ब डू डच लगानी पड़ेगी। और जब डू डच लिखते हैं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। जैसे अपन डू डच लगाएंगे इनमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हमें डू डच के साथ किसका प्रयोग करना पड़ेगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमने भी पढ़ा कि एस लगाते हैं एक वचन के साथ या ईएस लगाते हैं, यह केवल अपने एफर्मेटिव वाक्यों में ही, जो अपने सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसी में यूज किया जाता है। हमने पढ़ा ईएस कहाँ लगाते हैं? जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आता है और कर्ता एक वचन है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर ये पांच चीजें नहीं आ रही है तो उसके आगे हम एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कर्ता हमारा एफर्मेटिव वाक्य में प्लूरल है
तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते टाइम। गलती क्या होती है कि हम डू डज भी लगा देते हैं, लेकिन हमें याद रहता है कि कर्ता अपना क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वाली अफर्मेटिव वाले में ही चले जाते हैं। अपन क्या लगा देते हैं, एस या ई एस का यूज कर देते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, लेकिन जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एस या ई एस नहीं लगाना है, चाहे कर्ता एक वचन हो। ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में करने का किसी भी वाक्य का। हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, उस सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं एच वी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं मेन वर्ब एम वी, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं अदर जो लास्ट में बचा हुआ है। ये अपना फॉर्मूला है एफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हो जो भी काम करने वाला होता है वो अपना सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस की पहचान होती है उसके लिए अपन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब, व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वो उसकी मुख्य क्रिया करते हैं। इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, जो क्रिया कर रहा है उसका कौन सा काम है क्रिया से संबंधित, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद अगर कोई बच गया, जैसे सुबह शाम एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती है जो उसका किसका प्रयोग करते हैं, अदर में लिखते हैं, या कोई कॉम्प्लीमेंट हो तो वो लिखते हैं। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना, नेगेटिव वाक्य में हमेशा तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला यही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है तो क्या लगाएंगे, नोट। क्रिकेट मैच देखते होंगे, विराट कोहली हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है, उसी प्रकार नोट भी फिक्स है, नोट कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। इसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, अंतर कितना आया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लगा देता है, नोट, तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनाएं। इंट्रोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, दूसरे नंबर पर हम एच वी लिख रहे हैं और फर्स्ट नंबर पर हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह, और लास्ट में अपन लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये बन जाएगा हमारे इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखनी है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन गया अपना इंट्रोगेटिव। अब लास्ट वाला वाक्य आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का बना ही लिया, नेगेटिव का नाम आते हैं हमें पता है, नोट कौन से स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर, तो हमें तीसरे स्थान पर क्या कर देना है, नोट का यूज कर देना है। तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपने क्लास 12 तक अच्छे से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, और लोगों को लगता है कि हमें टेंस सबसे बुरी बला है, बहुत लोग डरते भी हैं इस टेंस से, लेकिन सबसे इजी टॉपिक है ग्रामर का। टेंस आ गए आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि इसी पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो भी है सब इसी पे है। कोई भी आप वाक्य बनाओगे इसी आधार पे वाक्य बनाओगे। अब आपको पता है 10वीं 12वीं आपने एग्जाम दिए हैं, बीए के भी दिए हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो आता नहीं है। क्वेश्चन आता है हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। पहला क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में देखते हैं तो यही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरें। उसके लिए हमें कुछ एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एक तो होता है एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता, वह कहलाता है एडजेक्टिव। और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो बताता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो हम कुछ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अगर आपको किसी वाक्य में डेली, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम इत्यादि कोई भी एडवर्ब दिख जाती है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होता है। खाली स्थान में 99% केवल एफर्मेटिव वाक्य पूछता है, हमें बनना होता है एस या
ईएस जोड़ना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई होती है, उसमें केवल हमें एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। तो अपन एडवर्ब लिख लेते हैं। एक तो होती है डेली, एक होती है नेवर, एक होती है ऑलवेज, एक होती है सेल्डम, एक होती है रेगुलरली, एक होती है एवरी प्लस टाइम। मैं टाइम को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अंडरलाइन का मतलब होता है कि खाली स्थान को भरना। अब मैं से तो लिखूं एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी हावर्स, एवरी मॉर्निंग, तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन लिखा है एवरी प्लस टाइम। तो एवरी के बाद कोई भी टाइम सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है, हमें समय के बारे में पता चलता है। ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है तो हम एवरी प्लस टाइम में लिखेंगे। इसके अलावा यूज अली, अगर किसी वाक्य में आपको डेली, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम और यूजुअली इनमें से कोई एडवर्ब दिख जाए तो आपको ये मान लेना है कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कौन से टेंस का होता है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, जिसमें क्या आता हो, डेली आ रही हो, नेवर आ रहा हो, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम ये दिख जाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन का मतलब आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें भी मोस्टली या तो डेली आता है, या नेवर आता है, या ऑलवेज आता है, या एवरी प्लस टाइम आता है। ये चार ही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है। डेली मान लो, नेवर मान लो, ऑलवेज मान लो और एवरी प्लस टाइम। इन चारों में से कोई ना कोई एडवर्ब 90% आपको मिलती है और उसी में अपने को खाली स्थान में भरना होता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, ही ऑलवेज खाली स्थान गो टू स्कूल, वी प्ले, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ही ऑलवेज खालिस्तान गो टू स्कूल। तो हमें पहले वाले वाक्य में पता नहीं लगेगा कि टेंस कौन सा है, तो हम क्या ढूंढेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब ने देखा यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ऑलवेज। जैसे हमें नजर ऑलवेज पे गई, हमें पता लग गया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अपने को भरने को बोलता है खालिस्तान में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, क्योंकि एग्जाम में सीधा वर्ब ही लिखा आता है। वह वर्ब होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हमें खालिस्तान में दोनों भरनी होती है। अगर मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब भरना है, और हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो दोनों भरनी है। हमें इतना पता है कि एफर्मेटिव वाक्य में, ऐसा वाक्य जिसमें नोट नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो वह वाक्य एफर्मेटिव वाक्य होता है। उस एफर्मेटिव वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन से टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे दो टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हमने पढ़ा है क्या लगाएंगे, एस या ई एस। जो वर्ब है अगर कर्ता एक वचन है तो एस या एस लगाएंगे। हमने देखा यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर है। सिंगुलर में हमने देखा वर्ब गो दे रखी है। हमने पढ़ा है कि वर्ब के लास्ट में क्या आता है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स, हमें क्या मिल गया, ओ। गो की मीनिंग है जी ओ, हमें गो मिल गया तो अपन क्या जोड़ देंगे इसमें, ई एस, तो ये बन जाएगा गोज। और ये अपनी हो जाएगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल।
बिल्कुल सिंपल है, क्या कुछ नहीं करना, हमें केवल एडवर्ब ढूंढनी है। और उस टेंस की दो चीज याद होनी चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेवल का क्वेश्चन आता है, आराम से आप इजी से कर सकते हो। केवल आपको एक तो उस टेंस की एडवर्ब याद होनी चाहिए, प्लस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ उस टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप बात करते हैं वी प्ले मैच डेली। यहाँ पे क्या आ रहा है, डेली। हमें पढ़ा है कि यहाँ पे एडवर्ब लिखी है हमने, कौन सी लिखी है, डेली। जैसे हमें डेली पे हमारी नजर गई, जैसे अपने सेंटेंस को पढ़ा, डेली पता लग गया, डेली से हमारा सीधा दिमाग काम करेगा कहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। जब हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है, तो हमने क्या किया, हमने प्ले, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब डू डस नहीं आएगी, केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस। हम कर्ता देंगे कि कर्ता यहाँ पे क्या है, वी का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। जब हमारा कर्ता बहुवचन है तो केवल हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और हमेशा ब्रैकेट में कौन सी फॉर्म दी होती है, फर्स्ट फॉर्म दिया, हम इसका यूज कर देंगे। इसके बाद सी, नोट केस द ट्रेन एवरी मंथ। तो ये क्या आ गया, एवरी प्लस टाइम। एवरी मंथ लिख रखा है, एवरी मंथ में क्या गया, एवरी के साथ कोई भी टाइम, तो मंथ से हमें किसका पता लग रहा है, समय का। तो हमारी एडवर्ब कौन सी हो गई, एवरी प्लस टाइम। अब यहाँ पे देखो कि नोट दे रखा है, नोट का सीधा सा मतलब क्या, आपने क्या बनाना है, नेगेटिव। नोट का मतलब नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव में चेंज करेंगे हमें पता है क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम कर्ता देखेंगे, कर्ता है गया सी, इसका मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ के लिखेंगे डज। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। और हमें पता है नोट तीसरे स्थान पर आ ही जाएगा, और नोट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो केस दे रखी वो लिख देंगे। नोट से हमें क्या पता लगा, नेगेटिव है, नेगेटिव में हमें पता है नेगेटिव आएगा तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। एक वचन के साथ डज लिखते हैं, बहुवचन के साथ डू लिखते हैं। हमारा कर्ता सिंगुलर है तो हमने डज लिख दिया, नोट। और हमने पढ़ा है कि एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाए, जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। केवल एस या यस जो लगाते हैं एक वचन में, वो केवल एफर्मेटिव में ध्यान रखना है। जैसे अपन नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, तब हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आराम से इसमें से एक या एक क्वेश्चन तो आपके जरूर आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। और मैंने जो चार बताई है, डेली, नेवर, ऑलवेज या एवरी प्लस टाइम, इसी में से आपको एडवर्ब मिल जाएगी, जहां तक है 99% इसी में से मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, एस या यस का। और वाक्य भी कौन सा देता है आपको, एफर्मेटिव देता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बहुत कम दिया जाता है, केवल एफर्मेटिव वाक्य का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है या उसके साथ एस या एस का प्रयोग करना है। नोट आ गया तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो डू डज प्रयोग करना है, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया तो वापस तीसरे स्थान पर नोट, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके अलावा ऐसा टेंस जिसमें किसी का भी पता नहीं लगा, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे या फ्यूचर का है या पास्ट का है, तो उसमें भी हम केवल किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई भी वाक्य जिससे हमें पता नहीं लगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो अपन सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। उसमें भी कौन सा याद करेंगे, एफर्मेटिव। इसके अलावा कहाँ कहाँ में एफर्मेटिव का यूज होता है, अगर कोई किसी वाक्य में साइंटिफिक फैक्ट आ रहा है, वैज्ञानिक तथ्य की कोई बात हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, 0 डिग्री पे जम जाता है, ये भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर, खालिस्तान, बॉयल 800 डिग्री सेल्सियस। ये वाक्य, ये क्या है अपना साइंटिफिक फैक्ट है कि जो पानी होता है वो किस पे
उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जो पानी है अपना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो जो ये वॉइल्स आ रहा है साइंटिफिक है। अब इसमें वाटर क्या है, एक वचन है, तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, वॉइल्स एस या एस का प्रयोग करेंगे। एस या एस कब लगाते हैं, जब करता है एक वचन हो और वर्ब के लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स आता है तो अपन यस लगाते हैं। वो सब नहीं आ रहा तो हम केवल क्या जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। ये अपना साइंटिफिक हो गया। इसके अलावा दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, एक साइन यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इसको न तो मैं बदल सकता ना आप बदल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, जैसे पृथ्वी चारों ओर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है। उसमें भी कौन सा टेंस यूज में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल, द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सन एक वचन है, राइज आ रहा है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, राइजेज हो जाएगा ये, क्योंकि हमें क्या पता है यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा इसमें, एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स आ रहा है तो ये जोड़ देंगे, नहीं आ रहा तो क्या जोड़ेंगे, एस। और जो मैंने बताया कि साइंटिफिक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन ही नहीं सकते क्योंकि ये तो सिद्ध चीज की है ये। तो इनमें नेगेटिव का प्रयोग होगा नहीं, केवल एफर्मेटिव का वाक्य का प्रयोग होगा। इसके अलावा अपन तीसरी की बात करें, हैबिचुअल एक्शन होता है, कोई भी आदत संबंधी कार्य होता है। जैसे कुत्ते की आदत होती है भौंकने की, तो वो अगर कोई भी आदत संबंधी कार्य है, हैबिचुअल एक्शन है, तो भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द डॉग खालिस्तान बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते की आदत होती है, कोई भी अजनबी होगा चाहे अपने घर का पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो, जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो बार्क करने की उसकी आदत होती है। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, उसकी आदत है। बिना उसकी आदत के वो कुछ नहीं करता है, वो खुद क्या करता है, जैसे ही बाहर से कोई अजनबी आता है उसकी स्वाभाविक आदत है भोंकना, तो वो भोंकता है। तो ऐसी कोई भी स्वाभाविक आदत, हैबिचुअल एक्शंस हो, तो हमें उस टेंस में क्या बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और एफर्मेटिव वाक्य होगा वो, उसमें एस या एस लगेगा। और ज़्यादातर जितने भी ये वाक्य होते हैं इसमें केवल एस ही लगता है, क्योंकि वर्ब के अंत लास्ट में एस डबल एस सी एच एस ओ ये बहुत ही कम आते हैं, इसलिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, एस का। जैसे वाक्य लिखूं मैं, द डॉग खालिस्तान बार्क एट स्ट्रेंजर, जो अजनबी होती है उसमें कुत्ता भौंकता है, ये क्या हो, कुत्ते की आदत है। तो जो हमें भाग दे रखा है, कुत्ता क्या है, एक वचन है डॉग, तो हम क्या करेंगे, इसमें एस या एस जोड़ देंगे। इसके अलावा जो प्रोवर्ब्स होती है, हमारी लोकतियाँ होती है, कहावतें होते हैं, कोटेशन होते हैं, उसके लिए भी हम केवल किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसमें भी एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। हमें पढ़ा है ता है ती है ते हैं, इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डू और डज। एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने बात की मेन वर्ब की। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वाक्य एफर्मेटिव होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं जब कर्ता एक वचन हो। और जब कर्ता एक वचन हो तो ई एस कब लगाते हैं, जब वर्ब के लास्ट में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स आ रहा हो, तो हम कर्ता एक वचन है, वाक्य एफर्मेटिव है, तो ई एस का प्रयोग करते हैं। इसका उल्टा कर देंगे, अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स नहीं आ रहा हो, वाक्य एफर्मेटिव हो और कर्ता एक वचन हो, तो एस जोड़ते हैं। तो मेरी दो बात आपको समझ में आई होगी। सीधा सा मतलब यही है मेरी बात का, अगर वाक्य एफर्मेटिव है तो एस भी सिंगुलर के साथ ही जुड़ेगा और ई एस भी सिंगुलर के साथ ही जुड़ेगा। प्लूरल के साथ केवल आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसके बाद हमने बात की नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव की। डू डच का प्रयोग हमने अफर्मेटिव में किया ही नहीं, क्योंकि एकमात्र टेंस एक तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डच या डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपन नेगेटिव बनाएंगे नोट का यूज करेंगे, और जैसे नोट का यूज होगा डू डच भी लिखेंगे, और डू डच के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। जो हम एस या एस लगा रहते हैं उसको दिमाग में हमें इतना ही रखना है कि अफर्मेटिव वाक्य में यूज करना है, क्योंकि वहां पे अपन हेल्पिंग वर्ब डू और डच का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे अपन डू और डच लगाएंगे, फिर चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके बाद हमने बात की एडवर्ब की, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो होते हैं एडवर्ब के। जो मैंने बताया आपको, किसी भी वाक्य में ऐसी एडवर्ब हो आपको डेली मिल जाए, जब आप सेंटेंस को रीड करोगे तो आपने कहीं ना कहीं डेली लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, रेगुलरली लिखा हो, सेल्डम लिखा हो, फ्रेक्वेंटली लिखा हो, यूजुअली लिखा हो, एवरी प्लस टाइम लिखा हो, तो आप ये क्या है, किसकी टेंस की पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। खाली स्थान में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाई जाती है, वर्ब दोनों होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एफर्मेटिव वाक्य है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा, अगर डेली आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, सेल्डम आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, नेवर आ रहा है, एवरी प्लस टाइम आ रहा है, तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करोगे अगर सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर प्लूरल है। इसके अलावा कोई सार्वभौमिक सत्य वाक्य में आ रहा है, या हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, या कोई साइंटिफिक आ रहा है, साइंस का कोई सिद्धांत आ रहा है, या कोई किसी विद्वान की कही हुई कथन या कहावत आ रही है, तो उसमें भी अपन केवल किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन हो गया, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, आपने पढ़े भी हुई है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें आपने पढ़ा होगा, इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि राहे रहिए रहे हैं, अर्थात इसमें जो भी कार्य होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, आप भी कंटिन्यू क्लास देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है। इसकी बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की, और इसकी बात करते हैं मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, और मेन वर्ब होती है वी फर्स्ट का मतलब वी फोर। वी फोर का मतलब शॉर्ट में बोले तो होती है वी फर्स्ट में आई एन जी। आपने पढ़ी होगी वी फर्स्ट, वी टू, वी थर्ड, उसी का वी एक पढ़ी है आपने वी फर्स्ट में आई एन जी, उसी को आज मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं वी फोर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर ही आएगा। तो वी फर्स्ट के आई जी एन जी को हमने क्या बोल दिया शॉर्ट में मॉडर्न इंग्लिश में, वी फोर। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, जिस टेंस में भी कंटिन्यूस शब्द लिखा जाए वहां पे मेन वर्ब वी फर्स्ट में आईएनजी आएगी। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लो, जहां पे भी कंटिन्यूस मिल जाए कोई से भी टेंस का, मेन वर्ब फिक्स है, कौन सी आएगी, वी फर्स्ट में आईएनजी आएगी। वही सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर लिखेंगे, किसी वाक्य का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इज सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता अपना सिंगुलर ही, सी, इट और वन नेम है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। अगर कर्ता अपना यू, वी, दे या दो नाम आ रहे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे। अब बच गया एम, आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। तीन चीजें पढ़ी हमने, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और स्पेशल है एम, एम के साथ किसका, आई का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। एडवर्ब, इसकी एडवर्ब होती है स्टील, एक होती है नाउ, एक होती है टुडे, टुडे का ही चेंज करेगा तो बन जाएगा टू नाइट। इसके अलावा होती है एट प्रेजेंट,
इसका होता है एट दिस मोमेंट, एक होती है एट दिस टाइम। यहाँ पे मैंने 5-6 एड्रॉप्स लिखी है। स्टिल, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अपने को भरा रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको स्टिल दिख जाए, नाउ मिल जाए, टुडे मिल जाए, टू नाइट मिल जाए, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन 6-7 में से कोई भी एड्वर्ब मिल जाए तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वह वाक्य होगा। कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। कौन कौन से मिले? स्टिल, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। इनमें से कोई सी भी आपको एड्वर्ब दिख जाए तो उस खाली स्थान में हमें क्या भरना है? इज, आर, एम प्लस वी, फर्स्ट में आईएनजी, शॉर्ट में बोले तो वी फोर आपको भर देनी है। क्या कर देनी है? वी फोर का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई खालिस्तान प्ले मैच नाउ, यू खालिस्तान टीच द क्लास टुडे। दे कास्ट ए स्टोन इन द रिवर एट दिस टाइम। राम एंड श्याम नॉट रीच द स्टेशन 8%। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम इसमें यूज करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। आई प्ले मैच नाउ, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? नाउ। जैसे हमें नाउ दिखा, हमें पता लगा नाउ कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। खालिस्तान में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना है तो भरेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नाउ से हमें पता लगा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें पता लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमें हेल्पिंग वर्ब पता है क्या है? इज, आर, एम। और मेन वर्ब क्या है? वी, फर्स्ट में आईएनजी, वी फोर। हम भरेंगे आई के साथ क्या लिखते हैं? एम। और जो प्ले दे रखा है उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता हो, ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता हो तो डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें हमें देखा टुडे, जैसे हमने पढ़ा यू टीच द क्लास टुडे। टुडे एडवर्ब है कौन से टेंस की? टुडे कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हेल्प में के यूज करेंगे अपन इजार हम, यू बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? आर। टीच का क्या बन जाएगा? टीचिंग। इसके बाद दे कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है फेंकना। कास्ट का अर्थ क्या होता है? फेंकना। ए स्टोन इन द रिवर एट दिस टाइम, तो हमने पढ़ी है कि इसमें कौन सी वर्ब दी हुई है? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम एडवर्ब मिल गई। एट दिस टाइम से हमें पता लगा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग करेंगे? इजार हम का। बहुवचन करता है तो किसका लगाएंगे? आर। और कास्ट का बन जाएगा कास्टिंग। इसके बाद राम एंड श्याम नॉट रीच द स्टेशन 8%। क्या रहा है हमारे सामने यहाँ पर? 8%। 8% मिल गया। हमें पता है नोट का मतलब नेगेटिव बनाना है। राम और श्याम सिंगुलर हो गया प्लूरल?
दो नाम आ गए, राम एंड श्याम, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो क्या लगाएंगे आर, नॉर्थ ईस्ट स्थान पर आता है, रीच का बन जाएगा रीचिंग, आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, रहे, रही है, रहे हैं, अर्थात काम लगातार चलता रहता है, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी इसकी मेन वर्ब, वी फर्स्ट में आईएनजी। ऐसा कोई सा भी टेंस हो जिसमें कंटिन्यूस नाम आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, हम वी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने इसकी एडवर्ब्स पढ़ी। एडवर्ब ने पढ़ा स्टिल, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। अगर ये कुछ भी मिल जाए, स्टिल, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तो ये सब किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। और हमें खाली स्थान में क्या करना होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होता है। हम करेंगे इज, आर, एम प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, अर्थात कोई काम समाप्त हो गया है। क्या हो गया, कोई काम क्या हो गया हो, समाप्त हो गया हो, वो काम पूरा हो चुका है, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का भी यूज किया जाता है। इसके बाद आप इसका यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो अपना परफेक्ट टेंस है, चाहे ये प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई से भी टेंस में अगर आपको परफेक्ट दिख जाए, जिस प्रकार कंटिन्यूस में विपक्ष में आ जाती है, उसी प्रकार आपको अगर परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, उसमें मेन वर्ब वी थर्ड आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। हमें जब भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो वी थर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन वही अपने एडवर्ब के आते हैं, खालिस्तान का आता है। एडवर्ब इसमें होती है, एडवर्ब्स की बात करें वो होती है इसमें यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ। ये जरूर ध्यान रखना, नाउ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, लेकिन अगर जस्ट नाउ आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होगी। खालिस्तान में बढ़ना है जेव प्लस वी थर्ड। अगर करता एक वचन है तो हेज प्लस वी थर्ड आएगी, अगर करता बहुवचन है तो हेव प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है। हमने वर्ब लिखी है क्या, यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ, और एक लिख लेते हैं अपन रिसेंटली। रिसेंटली, अगर इनमें से आपको कोई सी भी एडवर्ब मिल जाए तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। यट मिल जाए, जस्ट मिल जाए, ऑलरेडी मिल जाए, साफार मिल जाए, जस्ट नाउ मिल जाए, या रिसेंटली मिल जाए। कौन कौन सी, यट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, इनमें से कोई भी एडवर्ब मिल रही है आपको, तो आप क्या करोगे, उस खालिस्तान में है जो प्लस बी थर्ड का यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, दे खालिस्तान गिव एग्जाम जस्ट नाउ। खालिस्तान ही
स्पीक इंग्लिश रिसेंटली। सी कुक सी ऑलरेडी कुक फूड। आई पास द पिटिशन सो फार। दे गिव एग्जाम जस्ट नाउ। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जस्ट नाउ। अगर आपको नाउ मिल जाए, केवल नाउ मिले, तो वो होगी कंटिन्यूस की। किसकी होगी, कंटिन्यूस की। लेकिन अगर जस्ट नाउ आ रहा है तो वो होगी परफेक्ट की। कौन से टेंस की, परफेक्ट टेंस की। अगर नाउ आ रहा है तो कंटिन्यूस टेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर जस्ट नाउ आ रहा है तो अपना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। और केवल नाउ आ रहा है तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ में हमें बनना है इजारा प्लस वी फर्स्ट में आएंगी, लेकिन जस्ट नाउ आ जाए तो हमें बनना है हैज प्लस वी थर्ड। यहाँ पे हमें जस्ट नाउ मिल गया, पता लगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे भरेंगे हेजेव। यहाँ पे करता क्या है, बहुवचन। यहाँ पे हेजेव में से क्या आएगा, बहुवचन के साथ क्या आएगा, हेव। और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिव, गेव, गिवन। दूसरे की बात करें, खालिस्तान ही, फिर खालिस्तान आ गया, स्पीक इंग्लिश रिसेंटली। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, रिसेंटली। रिसेंटली एडवर्ब कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। रिसेंटली एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, अब आपके सामने क्या आ गया, दो खालिस्तान। बीच में क्या दिया, सब्जेक्ट पहले खालिस्तान, बीच में सब्जेक्ट फिर खालिस्तान आ गया। लेकिन हमें क्या देखा है यहाँ पे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। और इंट्रोगेटिव में पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैज। इसके बाद लिखेंगे स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इसके बाद सी खालिस्तान ऑलरेडी, खालिस्तान फूड। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ऑलरेडी। ऑलरेडी किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। खालिस्तान में बढ़ेंगे एक वचन के साथ हैज, सी सिंगुलर है हैज। और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। आई पास द कंपटीशन सो फार। यहाँ पे क्या मिला हमें, सो फार। एडवर्ब मिल गए हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई के साथ क्या लिखेंगे, बहुवचन होता है तो हैव लिखेंगे। और पास की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पढ़ा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने ये देखा इसकी मेन वर्ब, मेन वर्ब होती है वी थर्ड। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वी थर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी इसकी एडवर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्ब का, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। हमने पढ़ा जस्ट नाउ, जस्ट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट। ये किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन कौन सी, यट, सो फार, रिसेंटली, जस्ट नाउ, ऑलरेडी। यट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली हमने इसकी एडवर्ब पढ़ी है। ये हमने तीन टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपकी एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। आपको इनमें से जहाँ तक है पूरा एग्जाम में एडवर्ब मिलेगी। एग्जाम में एडवर्ब देखते हैं आप, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, एडवर्ब याद है, एडवर्ब के साथ आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद हो, तो आप आसानी से इस टेंस को, जो क्वेश्चन के तीन चार क्वेश्चन आते हैं टेंसों के, आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट का, लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है।
से रहे, से रहिए, से रहे। अर्थात काम कंटिन्यू होता है लेकिन इसमें समय दिया हुआ होता है। काम लगातार चलेगा लेकिन समय दिया हुआ होता है। जैसे आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं भी 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, तो आप भी उसी समय से पढ़ रहे हैं जिस समय से मैं लगा रहा। तो काम कंटिन्यू चल रहा है लेकिन इसमें समय अपने साथ दिया हुआ है। अगर राहे रहिए रहे हैं समय के साथ दिया हुआ होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन अगर समय के साथ से राहे से रहिए नहीं है तो वह कंटिन्यूस टेंस होता है। दोनों में अंतर है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, ये रहा है आ गया, ये आ गया। ये खेल रहा है आ गया, रहा है रही हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे से ये क्या आ गया अपने टाइम आ गया। तो ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम वह खेल रहा है, जिसमें क्या नहीं है? टाइम नहीं है अपने पास। किसका नहीं है? टाइम। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूस टेंस। आ गया अंतर समझ में? वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो में रहा है, इसमें रहा है आ गया, इसमें भी रहा है, दोनों में समान है। लेकिन यहाँ पे से रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे क्या है? हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ है। दोनों में मेजर अंतर है, आपको दोनों में डिफरेंस याद होना चाहिए। इसके बाद इसकी बात करते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको बताया कंटिन्यूस जहाँ पे आ जाए वो आएगा वी फोर। वी फोर का मतलब है वी फर्स्ट में आईएनजी। वी फोर का मतलब है वी फर्स्ट में आईएनजी। वी फोर का मतलब है वी फर्स्ट में आईएनजी। और मेन वर्ब जो हमने परफेक्ट की पढ़ी हैज और हैव, इसके आगे क्या जोड़ देंगे? बिन। सीधा सा मतलब है। ये टेंस दो टेंसों से बनता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाम है इसका। ये दो टेंसों से बना है, परफेक्ट के साथ और कंटिन्यूस के साथ। पहले नाम आ रहा है कंटिन्यूस का, तो पहले अपन लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसकी लिखेंगे हैज और हैव। बाद में नाम आ रहा है कंटिन्यूस की, लिखेंगे मेन वर्ब। अब थोड़ा सा अंतर पैदा करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हैज के साथ क्या जोड़ देते हैं? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में बिन। हैज परफेक्ट की थी, हैज प्लस क्या कर देंगे? इसमें बिन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और कंटिन्यूस में वी फर्स्ट में आएंगे, आपको आता ही है कि हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी कंटिन्यूस आएंगे वी फर्स्ट में आएंगे, अर्थात वी फर्स्ट में आएंगे वी फोर जोड़ेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस को बनाने के लिए हैज के साथ क्या जोड़ देंगे? बिन जोड़ देंगे। बिन हैज बिन हेव बिन नहीं होती है, हैज बिन होती है। हैज के साथ क्या जोड़ते हैं? बिन जोड़ते हैं। जैसे अपन नेगेटिव लगाएंगे तो बिन आगे चला जाएगा, हैज के बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा, बिन आगे चला जाएगा। इसके अलावा इस टेंस में समय के लिए अर्थात टाइम के लिए दो चीज का प्रयोग हमें मिलता है, सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जिस समय टाइम का पता लगता है वो सिंस के लिए प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए। अगर टाइम अवधि पता चल रही है, पीरियड ऑफ टाइम उसकी समय अवधि पता चल रही है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। जैसे 2 o'clock, इससे में टाइम का पता चल रहा है। मंडे, इससे में टाइम का पता चल रहा है। जुलाई, इससे में टाइम का पता चला। लेकिन यहां मैं लिख दूं 2 hours, 3 months, 5 days, ऐसे में टाइम तो पता चल रहा है लेकिन निश्चित समय पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से 2 घंटे हैं, वो कौन से 3 महीने हैं, वो कौन से 5 दिन है। हमें टाइम निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, तो उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। अगर 12 घंटे होते हैं, उसमें टाइम आ रहा है, दिन का नाम आ रहा है, महीने का नाम आ रहा है, सन का नाम आ रहा है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। इसकी एडवर्ब की बात करें, इसकी एडवर्ब होती है सिंस फॉर प्लस टाइम। इसकी एडवर्ब भी यही है, सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर के साथ कोई भी समय सूचक शब्द मिलता है तो वह होता है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस फोर के साथ क्या मिलता हूं मैं, टाइम मिलता है, कोई भी समय सूचक मिलता है तो वो आके होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल आई टेक टी सिंस मॉर्निंग। ही नॉट रीड दिस बुक फॉर 2 months। यहाँ मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। सिंस फोर के साथ क्या मिलता हूँ मैं, यहाँ पे सिंस मिल गया, इसके साथ टाइम मिल गया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरे वाक्य में बात करें तो फोर आ गया, फोर के साथ 2 month पीरियड ऑफ टाइम मिल गया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमें एडवर्ब नहीं है तो एडवर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमने पहले बताया इसकी होती है हेल्प और हेव, इसके साथ क्या जोड़ते हैं, बीन। मेन वर्ब होती है वी फर्स्ट में आईएनजी अर्थात वी फोर, क्योंकि कंटिन्यूस नाम आता है चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का, वी फोर आएगी। खाली स्थान में भरेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव। आगे बिन लिखेंगे, टेक के साथ टेकिंग। ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई आता है तो ई केटा को क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई आता हो तो ई कोटा की क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। इसके बाद बात करते हैं ही नॉट रीड दिस बुक फॉर 2 months। नोट का मतलब क्या बनाना अपने को, नेगेटिव। ही के साथ क्या आएगा, एक वचन है तो हेज। नोट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, तीसरे पे, तो हेज के बाद क्या लगाएंगे, नोट। ये जरूर ध्यान रखना, क्या लगाएंगे इसके बाद, नोट, और फिर क्या लगाएंगे, बिन। कभी कभी हम क्या करते हैं, साथ लिखते हैं हेज बिन, इसके बाद लगाते हैं नोट, जबकि ये गलत है। हेज और हेव जिसकी हेल्पिंग होती है हेज या बिन के साथ क्या जोड़ते हैं, बिन। हेज बिन नहीं होती, हेव बिन नहीं होती, हेज हेव या इसके साथ बिन होती है। तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या होता है, जैसे ही नोट आता है आगे चला जाता है। नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा, तो नोट का मतलब नेगेटिव बनाना था हमें, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, हेज और बिन के बीच में क्या जोड़ा है, नोट। जैसे ही नोट आएगा, हेज और बिन है वो आगे बिन चला जाएगा। अब एक छोटा सा अंतर है सिंस और फोर के बीच। अगर किसी वाक्य के बीच में सिंस या फोर आ जाए, अगर किसी वाक्य के बीच में सिंस और फोर आ जाए तो क्या करें। अभी तो हमने ये पढ़ा कि सिंस फोर आ जाता है प्लस टाइम आ जाता है तो अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भरेंगे हैज हैव प्लस बिन, और मेन वर्ब में भरेंगे बी फर्स्ट में आईएनजी। अब सपोज करो कि आपके एग्जाम ने सिंस फोर लास्ट में प्लस टाइम नहीं देके बीच में सिंस फोर दे दिया, तो क्या करेंगे। अगर किसी वाक्य में सिंस फोर आ रहा है तो सिंस फोर के पहले हैज या हैव प्लस बिन और वी फर्स्ट में आईएनजी आएगी, और बाद में वी टू आएगी। क्या आएगी, सिंस फोर के पहले हैज हैव प्लस बिन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी आएगी, और बाद में क्या आएगी, वी टू आएगी। जैसे एग्जांपल, माई मदर खालिस्तान स्लीप सिंस आई खालिस्तान गो टू माई वर्क पैलेस। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सिंस, दोनों तरफ खालिस्तान आ गए। क्या हो सकता है, एक तरफ दे दे एक तरफ बर वाले। अब खाली बीच में क्या जाए, दोनों वाक्य के बीच में क्या जाए, सिंस या फोर। तो हमें क्या करना है, एक तरफ तो क्या बढ़ना है, जो सिंस के पहले वाले वाक्य है उसमें क्या बढ़ना है, हेज हैव प्लस बिन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। माई मदर के साथ क्या आएगा, एक वचन है तो हेज बिन स्लीपिंग। तो इधर कौन सी आ जाएगी, वो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट। थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, अगर सिंस फोर वाक्य के बीच में आ रहा है, ऐसा कोई वाक्य जिसमें दो वाक्य कनेक्टेड हो किससे, सिंस या फोर से, तो सिंस फोर के जो पहले है एक वाक्य में आएगा हैज हैव प्लस बिन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी, और बाद वाले वाक्य में आएगा वी टू। धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक था प्रेजेंट टेंस, हमने चारों टेंस पढ़े, हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी,
इसकी मेन वर्ब पढ़ी और इसकी एड वर्ब। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी बात इन्हीं चीज़ों पे की है, बाकी डीपली हमने इनको नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेजों में अच्छी तरह से इनको पढ़ा है, आपको आता भी होगा। हमने जो चीज़ हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम क्लास लेट दे पाए आपको, इसलिए किसी भी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, मेन वर्ब याद है और एड वर्ब याद है, तो आप आसानी से जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आता है वो आसानी से भर सकते हो और आसानी से अपन इसमें नंबर ला सकते हैं। पहला टेंस हमने आज करा ही दिया, शॉर्ट में हमने समझा दिया, क्योंकि तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, उस टेंस की मेन वर्ब याद होनी चाहिए, उस टेंस की एडवर्ब याद होनी चाहिए। और ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं मिले वो सीधा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। बाकी कल या अभी शाम को टाइम मिला तो शाम को अपन बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, अर्थात पूरे पास्ट टेंस की बात करेंगे। कल इसी समय हमारी 11 बजे क्लास होगी, तो आप लोग लाइव आना नहीं बोलें, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उचित समाधान करेंगे। धन्यवाद।